बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसकी आवाज ही से शदीद बुखलाहट का इजहार हो रहा था। तुम अभी तक फोन कर रहे हो? वो मेरी आवाज पहचान कर रूहान सी आवाज में गिला करने लगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम जहांगीर का पैगाम सुनते ही इधर दौड़ लगा दोगे। मैंने इसकी बात काट कर दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो, चंद मिनट में 2 आदमी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। जहांगीर ने कहा था कि बेहोश होने वाला इसके लिए अजनबी है। तुम्हें मालूम है कि 2 रोज से नजर आने वाला मुश्तबा आदमी आज भी नजर आया था या नहीं? जरा जहांगीर से पूछकर बता दो। तो कई बार पर्दे हटाकर झांक चुके थे, लेकिन इसका कहीं पता नहीं था। मालूम होता है कि पूरे शहर में जहांगीर के दुश्मन ही दुश्मन भरे हुए हैं। तुम भूल रही हो कि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं और जहांगीर के दुश्मन नहीं है। मैंने इसकी परेशानी कम करने के लिए शगुफ्ता लहजे में इसे याद दिलाया। तुम अपने चक्रों में गिरे रहते हो, तुम्हें इतना वक्त ही कहाँ मिलता है कि दूसरों की खैर खबर ले सको। फिक्र मत करो, चंद रोज के बाद फुर्सत ही फुर्सत होगी और तुम दिन रात हम लोगों की सूरतें देख देख कर बेजार हो जाओगी। ये परेशानियां अब अपने आखिरी सांसों पर हैं, इनसे छुटकारा मिलने ही वाला है। शायद कोई आया है। इसकी बराई हुई आवाज के पास मंदिर में मुझे डोरबेल की आवाज भी सुनाई दी थी। कदरे तवक्कुफ के बाद सलमा सरगोशियाना लहजे में बोली, फोन बंद न करना, जहांगीर देख लें कि कौन आया है। इसी लम्हे मेरे ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। मैंने रिसीवर गजाला को थमाया और जल्दी से उठाकर ऑन कर लिया। इस पर अव्वल खान की आवाज आ रही थी, जल्दी आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस गैर रस्मी गुफ्तगू में फिक्रा अपनी जगह मुकम्मल था, इसलिए अव्वल खान ने कॉल मुझे ओवर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हम आ रहे हैं, लेकिन एक बुरी खबर के साथ। जहांगीर के घर में एक मुसल्ला आदमी घुस आया था। ये कब का किस्सा है? अव्वल खान वो खबर सुनकर चौंक पड़ा था। थोड़ी देर पहले की बात है, ये कहकर मैंने इसे पूरा किस्सा सुना दिया। मेरे आदमी पहुंच गए हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाकया तशवीशनाक है, इसे भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तुम जल्दी से आ जाओ, मैं दिन के उजाले में ही ये किस्सा निपटाना चाह रहा हूँ। बस हम आ रहे हैं। मैंने ऑपरेटर्स ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। गजाला इस वक्त भी फोन पर मसरूफ थी। इसने दूसरी तरफ की बात सुनते हुए माउथ पीस पर हाथ रखकर बताया कि अव्वल खान के दोनों आदमी जहांगीर के घर पहुंच चुके थे। मैंने फजा में हाथ लहराकर इसे अलविदा कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीचे अव्वल खान सिविलियन नंबर प्लेट वाली एक पुरानी कार की ड्राइविंग सीट पर हमारा मुंतजर था। मेरे लिए वो मंजर गैर मुतवक्को था। मेरा ख्याल था वो अपनी दफ्तरी जीप में आदमियों को साथ लाया होगा। मैं इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। सुल्तान शाह ने अकबी निशिस्त संभाल ली। अकेले और इस छकड़ा सी गाड़ी में आए हो? मैंने बैठते ही कहा, तुम बोल रहे हो कि हम किसी फर्ज की अदायगी के लिए नहीं बल्कि अगवा बराए तवान की वारदात करने जा रहे हैं। तैयारी भी इसी तरह की गई है। इसने मेरी मायूसी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, शायद इसीलिए भीड़ भाड़ भी नजर नहीं आ रही। सुल्तान शाह ने तबसरा किया, एक तय्यश पसंद सियासतदान को अगवा करने के लिए हम 3 ही काफी हैं। वो बोला, तय्यश पसंद सियासतदान नहीं, रास अलमेडा का मुआवन कहो। मैंने इसकी तौसीक करते हुए कहा, और फिर वो अकेला नहीं है, इसकी रखेल के घर में मुसल्ला आदमी मौजूद हैं। मेरे 3 आदमी पहले ही वहाँ पहुँचे हुए हैं। मजीद 2 अफराद रास्ते में होंगे। अब ये 5 सिर्फ बाहर पहरा देंगे और हमें कवर फराहम करेंगे। अंदर जाने की राह हम खुद तलाश करेंगे। इस बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने आहिस्ता से पूछा। कुछ भी नहीं, घर का चक्कर लगाने के बाद कुछ सोचा जाएगा, इसने इत्मीनान से कहा। मेरा जी चाहा कि इससे कहूँ कि फिर वो खुदकशी करने के मूड में नजर आ रहा है, मगर मैं खामोश रहा। वो एक महम की रहनुमाई अपने सर ले रहा था। ऐसे मौका पर मैं इसकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता था। क्वींस रोड एक पुरसुकून रिहायशी इलाका है। मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, वहाँ बड़े मकानात में साहिब सरबत लोग रहते हैं। मेरा अंदाजा है कि हम सखी मुराद के मुलाकातियों के रूप में जाएं तो हमें आसानी से अंदर तक रसाई मिल जाएगी। इसके आदमी कोई मुजाहमत नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, वो सर हिलाते हुए बोला। वो किसी बंद कमरे में पड़ा हुआ होगा। इसके आदमियों को इससे राब्ता करने में देर लगेगी। हो सकता है कि वो हमें ड्राइंग रूम में बिठा लें, वहीं से हम अपना खेल शुरू कर देंगे। सुल्तान शाह ने
लुकमा दिया। बात तय हो गई, गाड़ी में खामोशी छा गई। मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। PIDC वाले बलाए जमीन रेलवे पुल को अबूर करने के बाद अव्वल खान ने गाड़ी दाहिनी तरफ मोड़ ली। चंद सानियों बाद हम पुरसुकून रिहायशी इलाके की किशादा सड़कों पर थे। मतलूबा मकान के सामने से गुजरते हुए अव्वल खान ने कार की रफ्तार धीमी कर ली। इसकी मुतजस्सिसाना नजरें सड़क के साथ ही गर्दोपेश का जायजा भी ले रही थी। शायद इसे अपने आदमियों की तलाश थी। वो मकान के सामने से गुजरकर काफी आगे तक निकलता चला गया। फिर इसने गाड़ी वापस घुमा ली और दोबारा इसी तरफ चल पड़ा जिधर से होकर वहां तक आया था। इस बार अव्वल खान के दो आदमियों ने अपनी पोशीदा कमी गाहों से निकलकर इसे गैर महसूस इशारों में तसल्ली बख्श सूरत हाल की खबर दी। अव्वल खान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। इसने अपनी गाड़ी मोड़कर मतलूबा मकान के फाटक के सामने रोक दी और हारन बजाया। चंद लम्हों बाद चौबी फाटक चरचराहट की तेज आवाज के साथ कदरे खुले और इनके दरमियान से एक चुस्त तवाना नौजवान निकलकर उलझे उलझे अंदाज में अव्वल खान की तरफ बढ़ा। मेरी अकाबी नजरें इसका जायजा ले रही थी। बज़ाहिर इसके जिस्म पर कोई हथियार नहीं सजा हुआ था, लेकिन इसकी कमीज की लटकी हुई दाहिनी जेब ऐलान कर रही थी वो निहत्ता नहीं था। वो अपनी उम्र और वज़ाकता से चौकीदार नहीं लग रहा था। मेरा क्यास था कि वो सखी मुराद के मुहाफिजों में से एक था। अपने मालिक की ऐश कोशी के लम्हात में फाटक से लगकर अपना फर्ज अंजाम दे रहा था। फाटक खोलो, सखी मुराद से मिलना है। इसके करीब आने पर अव्वल खान ने खुश्क और खुरदरे लहजे में कहा, साहब इधर नहीं रहता। इसने हिचकिचाते हुए कहा। साफ नजर आ रहा था वो अव्वल खान के तहकमाना लहजे से मरूब हो चुका था। मुझे मालूम है, अव्वल खान ने बिगड़ कर कहा, मगर इसने खुद मुझे यहाँ बुलाया है। जाकर इसे बता दो कि रईस गुलाम अली इससे मिलने आया है। वो मेहमान को बुलाकर बेइज्जती करता है तो मैं चला जाऊंगा। साहब मुझे नहीं मालूम था कि इसने तुमको बुलाया है। वो गिगियाते हुए बोला, तुम गाड़ी अंदर ले चलो, मैं इसे खबर करता हूँ। वैसे साईं वो इधर किसी से नहीं मिलता। हम में से किसी को सखी मुराद के मामूलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारे लिए इतना काफी था कि इसने फौरन ही फाटक खोल दिया था। अव्वल खान ने बेनियाजी से गाड़ी यूं अहाते में बढ़ाई जैसे वो खुद इसी का घर हो। मैंने देखा कि बगली पोर्च के साये में सखी मुराद की पजैरो मौजूद थी। इससे ज्यादा अहम बात यह थी कि खुले हुए फाटक के करीब एक मुसल्ला मुहाफिज मौजूद था। एक क्लाशनकोफ इसके शाने से लटकी हुई थी, दूसरी इसके हाथ में थी। शायद फाटक खोलने वाले ने बाहर जाने से पहले अपनी क्लाशनकोफ भी इसे थमा दी थी। दोहरे हथियारों वाला हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आया। इसके साथी ने भी फाटक बंद करके दौड़ लगाई तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। इन दोनों की आमद से जाहिर हो रहा था कि फाटक पर इंटरकॉम की सहूलत मौजूद नहीं थी। वो अंदर जाकर ही अपने मालिक की मर्जी मालूम कर सकते थे। जल्दी उतरो, ये कहकर मैं कार से नीचे आ गया। दोनों ने मेरी तकलीद की। दोहरे हथियार वाले ने अपने साथी की क्लाशनकोफ इसे रास्ते ही में लौटा दी जो इसने अपने शाने से लटका ली। इनमें से एक हमारे करीब ठहर गया, दूसरा मेरे करीब से गुजरा ही था कि मैंने इसकी क्लाशनकोफ की नाल पकड़कर एक तेज झटके से इसे इसके बाजू से निकाल लिया। मैंने वो कार्रवाई बिजली किसी सूरत से की थी, मगर दूसरे ने फौरन ही अपनी राइफल के दस्ते पर हाथ डाल दिया था। इससे आगे इसे कोई मोहलत नहीं मिल सकी। अव्वल खान हरकत में आया और इसका आहनी मुक्का इतनी ताकत से इसकी कनपटी पर पड़ा कि वो तेवरा कर वहीं ढेर हो गया। अव्वल खान ने इसकी क्लाशनकोफ पर कब्जा कर लिया। लम्हा भर बाद हम चारों इस तरह खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा भी आवाज निकाली तो बदन छलनी कर दूंगा। मैंने अपने शिकार के पेट में इसी की क्लाशनकोफ की नाल चुभाते हुए कहा। फिर सुल्तान शाह को हदायत दी, इसकी कमीज की दाहिनी जेब बदनी है, जरा इसे भी खाली कर दो। अब यही हमको सखी मुराद तक ले जाएगा। सुल्तान शाह ने बढ़कर इसकी जेब से छोटे बोर का भरा हुआ रिवॉल्वर निकाल लिया। बिल्कुल निहत्ता रह जाने पर इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और वो अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। अंदर चलकर ड्राइवर को बुलाओ, मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में कहा। हम किसी को नहीं मारना चाहते। हमारा मामला तुम्हारे साहब से है, जो दरमियान में आएगा मारा जाएगा। मजबूरी में हम लोग खून खराबे से भी नहीं घबराते। वो अंदर सोया पड़ा होगा, इसने हकलाते हुए कहा। अंदर और कौन है? मैंने इसे क्लाशनकोफ की नाल से धमकाते हुए पूछा। बस साहब और इनकी औरत है। इसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थी। वो इतलात हौसला अफजा थी। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो हम मार का तकरीबन सार कर चुके थे। इसने हमारे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और हमें इसी के हल्के खराटों का शोर सुनाई देने लगा। सखी मुराद का ड्राइवर किसी मुर्दा बैल की तरह एक कश्ती सोफे पर चित पड़ा सो रहा था। तुम ज्यादा माहिर हो, मैंने अव्वल खान से कहा। इसकी नींद जरा लंबी कर दो। अव्वल खान ने इस बार भी अपनी पेशावराना महारत का ऐसा भरपूर मुजाहरा किया कि इसका मुक्का लगने के बाद सोए हुए ड्राइवर के थुलथले बदन ने एक तेज झुरझुरी ली और पहले से ज्यादा पुरसुकून हो गया। अब हमें तुम्हारे
साहब से मुलाकात करनी है, हमें इसके पास ले चलो। तब तुम कौन लोग हो? वो गोया आलम सुकरात से होश में आते हुए रुंधी हुई आवाज में बोला, तुम साहब के दोस्त नहीं हो, वो मेरा चमड़ा गिरा देगा, मेरे ऊपर रहम करो। हम तुम्हारे साहब को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ इसे इसकी पसंद की हर चीज मिलेगी। हमें 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो मिलेंगे तो तुम्हें तुम्हारा साहब वापस मिल जाएगा। शाबाश, अब जल्दी से चल पड़ो, देर मत करो, हमारा वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारा हशर भी अपने साथियों जैसा होगा। तुम्हारे साहब को हम खुद ढूंढ लेंगे। हमारे इल्म में है कि वो शराब पीकर औरत के कमरे में पड़ा हुआ होगा। वो अपने जाहिरी जुस्से और ठुस्से के बावजूद बहुत बोदा और बेहिम्मत साबित हुआ। इसने रोते और गिड़गिड़ाते हुए अव्वल खान के पैरों में गिरने की कोशिश की, मगर अव्वल खान ने इसे बालों से घसीट कर कदमों पर खड़ा कर दिया। इस दौरान में सुल्तान शाह एक तरफ रखे हुए फोन का जायजा लेकर मुतमिन हो चुका था कि अव्वल खान के एडवांस दस्ते ने हमारे पहुंचने से पहले तार काट कर इसे नकारा कर दिया था। इसे आवाज ऊंची न करने का हुक्म पहले ही दिया जा चुका था। इसकी पसलियों में 2 मुक्के लगे तो वो बस तिल मिलाकर रह गया और फिर किसी हामला औरत की तरह धीरे धीरे मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। एक बंद दरवाजे के सामने रुककर इसने रहम तलब नजरों से हमारी तरफ देखा। 3 सफाक चेहरे, 2 क्लाशनकोफे और एक मुहीब बेआवाज रिवाल्वर इसकी तरफ निगरान था। इसने कांपते हुए हाथ से बंद दरवाजे के चौबी पट पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक बरहम और मुतरन्नम नस्वानी आवाज सुनाई दी। साहब को भेजो, इसका मुलाकात आया है। मुहाफिज की आवाज से यतीमी बरस रही थी। दफा हो जाओ, साहब सो रहा है, वो यहाँ किसी से नहीं मिलेगा। अंदर वाली लड़की या औरत गुस्से में आपे से बाहर होकर चीखने लगी। सुल्तान शाह के तेवर बिगड़ गए। इसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात रसीद की। दरवाजा अंदर से बुलेट नहीं था। वो इतनी तेजी से और इतनी दूर तक अंदर गया कि चौखट में लगे हुए आहनी कब्जों की कीलें तक चरचरा कर कदरे बाहर निकल आई। वो बहुत खुश शक्ल और सुबक अंदाम लड़की थी। गुस्से की सुर्खी से खौफ की जर्दी में डलते हुए रंगों ने इसके चेहरे का फसूं कुछ और ही बढ़ा दिया था। इसके बदन पर नकाफी लिबास था। इसने बेसाख्ता एक चादर अपने बदन पर खींच ली और मुसहरी के सराहने पर सिमट गई। हथियार बदस्त अजनबी चेहरों को अपनी खलवत कदे में दीवाना वार दाखिल होते देखकर वो बुरी तरह दहशतज़दा हो गई थी और इसका बदन कांपने लगा था। दरवाजा खुलने का तेज धमाका सुनकर मुसहरी पर मौजूद मर्द भी उठ गया था। वो उदेड़ उम्र का खूबरू शख्स था। शराब के खुमार में डूबी हुई बड़ी बड़ी आंखों की सुर्खी ने इसकी मर्दाना वजाहत में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं किया था। इसके बगैर भी वो खासा वजी होता। क्या है? वो मुसहरी पर बैठे बैठे कुछ ना समझने वाले अंदाज में दाड़ा। ये क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। सुल्तान शाह ने इसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर की नाल रखकर कहा। सर्द लोहे के लम्स को इसने मदहोशी के आलम में भी पहचान लिया था और किसी के कुछ कहने सुनने से पहले बैठे ही बैठे अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। लड़की ने वो मंजर देखा और शायद सखी मुराद की कनपट्टी से बहते हुए गरम गरम और जिंदा लहू का तस्वर करके अपनी गुटी गुटी चीख मारी और बेहोश हो गई। तुम जो चाहते हो वो ले जाओ, लेकिन लड़की को हाथ न लगाना, सखी मुराद ने बहकी गुंजीली आवाज में कहा। मैं वादा करता हूँ कि पुलिस को खबर नहीं करूंगा। मैंने सर की जुम्बश से इशारा दिया। सुल्तान शाह ने फुर्ती से रिवाल्वर फिजा में उछालकर इसकी फूली हुई बेआवाज नाल अपनी गिरफ्त में ली और रिवाल्वर का भारी दस्ता सखी मुराद की कनपट्टी पर रसीद कर दिया। इस ग्रांडियर अफरीद ने अंधों की तरह फिजा में हाथ लहराए और फिर बिस्तर पर ही लुढ़क गया। ठीक इसी लम्हे अव्वल खान ने अपने करीब खड़े हुए मुहाफिज को गहरी बेहोशी की सनसनाती हुई दलदल में गर्क कर दिया था। चादर में लिपटी हुई लड़की पहले ही बैठे बैठे बेहोश हो चुकी थी। वो एक अजीबो गरीब तजर्बा था। हम कुल 3 नफूस थे, मगर हमने कोई गोली चलाए बगैर अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक बेहोश कर दिया था। मैं सखी मुराद को बाहर ले जाने में सुल्तान शाह की मदद करनी चाहता था, लेकिन इस वजनी जिस्म को हाथ पैरों से लटकाकर दूर तक ले जाना बहुत दुश्वार था। सुल्तान शाह ने हम दोनों की मदद से इसे अपने शाने पर लादा और तवाज़ुन दुरुस्त करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर चल दिया। अव्वल खान माले गनीमत में हाथ आए हुए हथियारों से कभी दस्तबरदार नहीं होता था। इसने दोनों क्लाशनकोफे और छोटे बोर का रिवाल्वर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। सुल्तान शाह हमारे बाद बाहर आया तो सखी मुराद के बेहोश वजूद की पिछली शिस्त और पायदान पर डाल दिया गया। बहुत भारी और लंबा चौड़ा है। सुल्तान शाह तकरीबन हाँपते हुए बोला। गुनाहों का बोझ ज्यादा है, अव्वल खान ने कहा। 1-2 रोज में हल्का हो जाएगा। फाटक खोलकर गाड़ी बाहर निकाली गई। सुल्तान शाह ने फाटक के पट मिलाए और पिछली सीट पर बैठ गया। अव्वल खान ने अपना हाथ खिड़की
खिड़की से बाहर निकालकर फजा में बुलंद किया तो मैंने समझ लिया कि वो अपने आदमियों को किसी किस्म का इशारा कर रहा था। हमारी वापसी का सफर शुरू हो चुका था। मुझे यकीन था कि सखी मुराद के अगवा की खबर पूरे शहर तो क्या मुल्क भर में हलचल मचा देगी। ये बहुत ज्यादा नशे में है। मेरा ख्याल है कि आज ये सीधी बात नहीं करेगा। अव्वल खान ने राय जाहिर की, ये काम कल के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं होश में आने तक इसका सारा नशा हरण हो चुका होगा। इसे अपने हिफाजती निजाम और शायद साख पर इतना घमंड था कि इसने अपने कमरे का दरवाजा बुलेट करने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। ये तुम्हारी तजवीज का कमाल था, अव्वल खान ने कहा। हम जबरदस्ती के मेहमान बनकर न जाते तो हमें इतनी खामोशी से इसके सर पर पहुंचने का मौका नहीं मिल सकता था। इसके मुहावज फाटक पर ही मुजाहमत शुरू कर देते। एक आध गोली चलती और सखी मुराद भड़क जाता। गोली की आवाज तो ऐसी भयानक होती है कि इससे शराबी आदमी क्या वैशी हैवान तक दहशतज़दा होकर मीलों दूर तक भागते चले जाते हैं। वक्त और मौका मैसर हो तो मैं सोचे समझे बगैर कदम उठाने से गुरेज करता हूँ। इसीलिए तुमसे थोड़ी सी छेड़छाड़ कर ली थी, वरना वही किया जाता जो तुमने सोचा हुआ था। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी तो नहीं सोचा था। इसने जोर देकर कहा। मेरे लाशऊर में ये बात जम गई थी कि सखी मुराद मेरे हाथ नहीं आ सकेगा। हंगामा होगा तो वो बदनामी से बचने के लिए वहाँ से किसी न किसी तरह निकल भागेगा और मेरे आदमी कहीं न कहीं इसे घेर कर पकड़ लेंगे। ओह, मैं हंस पड़ा। इसीलिए तुमने अंदर के बजाय बाहर के इंतजामात पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ था। इसे खौफजदा करके बाहर निकालने और फिर घेरने में बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती। अब इसका मुहाफिज होश में आकर 2 करोड़ रुपए तावान की कहानी सुनाएगा तो इसके खैर ख्वाह इस खबर को पूरी तरह दबाने की कोशिश करेंगे। सब जानते हैं कि तावान के लिए अगवा करने वाले पैगामात और खबरों की राजदारी के सिलसिले में बहुत हसास होते हैं। राजदारी बरकरार न रखी जाए तो वो मगवी को मार भी देते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर उतार दूं। तुम कल मेरे पास आ सकते हो। नहीं, शिकार हाथ आ जाने के बाद अब मैं इस खेल का अंजाम भी देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी। अव्वल खान ने ये कहकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। पता नहीं जहांगीर वाले किस्से का क्या बना होगा। अचानक सुल्तान शाह ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाया, फिक्र न करो, मेरे आदमियों ने इस कैदी को भी स्टेशन 4 पहुंचा दिया होगा। अव्वल खान ने पूरे इत्मीनान से कहा। सखी मुराद होश में आए या ना आए, इससे कुछ पूछगिछ हो जाएगी। सहराब गोट से आगे चले जाने के बाद भी तुम्हारा दफ्तर स्टेशन 4 ही कहलाता है? सुल्तान शाह ने पूछा। ये जगह की नहीं, यह हमारे यूनिट की शिनाख्त है, अव्वल खान ने वजाहत की। हम लोग जहाँ भी पड़ाव डाल दें वही जगह स्टेशन 4 कहलाने लगेगी। अव्वल खान ने स्टेशन 4 पहुँचने के लिए शहर के पुरहजूम रास्तों के बजाय मुतबादल राह इख्तियार की थी ताकि सखी मुराद के किस्से की तशहीर न हो। STF में मुकम्मल बहाली के बाद इसके कागजात मुकम्मल थे और वो रास्ते की किसी भी रुकावट से बआसानी गुजर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये बात गैर मुतल्लका लोगों के इल्म में भी आ जाए कि सखी मुराद को बेहोशी की हालत में STF के एक अहलकार की तहवील में देखा गया था। अव्वल खान ने जिम क्लार्क वगैरह से तसादम के दिनों में मुझे स्टेशन 4 के महल्ले बकू के बारे में बताया था, लेकिन फिर हालात ऐसी कलाबाजियां खाते रहे कि मुझे इधर का रुख करने का मौका ही नहीं मिल सका। इस एतबार से वो इस सिमत में मेरा पहला सफर था। अव्वल खान ने सोहराब गोट और इसके मुजाफात में खुद रो दरख्तों की तरह तेजी से उभरती हुई इमारतों को बहुत पीछे छोड़कर टूल प्लाजा से काफी पहले गाड़ी बाएं तरफ उतारी तो मेरे सामने चटियल मैदान या टीले ही टीले फैले हुए थे। हद्दे नजर तक किसी इमारत या आबादी का नामो निशान नहीं था। मेरा ख्याल था कि स्टेशन 4 सुपर हाईवे से 1500 गज दूर होगा, मगर यहाँ तो हर तरफ उजाड़ वीराना फैला हुआ है और हर तरफ धुआं धूल उड़ रही है। हम किधर जा रहे हैं? ये पूरा रास्ता कच्चा और नाहमवार है। नए आदमी के लिए थोड़ी देर में हर सिमत यकसा रह जाएगी, क्योंकि सुपर हाईवे टीलों की ओर में नजरों से ओझल हो जाएगी। अब तक सड़क नजर आती रहे आदमी को अंदाजा रहता है कि वो किधर जा रहा है, लेकिन टीले हायल होने के बाद सारे अंदाजे धरे रह जाते हैं। पुरानी गाड़ी हल्की रफ्तार से तेज झटके और हचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर अव्वल खान इन सोबतों से बेपरवाह बहुत खुश नजर आ रहा था। हैरत है, कराची के मुजाफात में ऐसे वीराने भी मौजूद हैं। मैंने कहा, चंद बरसों की बात है, फिर यहाँ भी इमारतें उगने लगेंगी।
उसने जवाब दिया, हो सकता है शहर के पेशावर धोखेबाजों ने अभी से इन जमीनों का लेन देन शुरू किया हुआ हो। तुमने ये अभी तक नहीं बताया कि स्टेशन 4 सुपर हाईवे से कितनी दूर है। 5-6 किलोमीटर समझ लो। बस वो अपने वजूद में एक अलग थलग दुनिया है। 6 किलोमीटर के सफर में इस पुरानी कार के आधे पुर्जे तो शायद रास्ते ही में गिर जाएंगे। सुल्तान शाह के दाने से पुरतशवीश आवाज बरामद हुई। अव्वल खान ने एक जानदार कहकहा लगाया और कहा, इस गाड़ी की जाहिरी हालत न पर न जाओ। ये इतनी पुरानी नहीं है जितनी नजर आ रही है। ये इसी रास्ते पर महीनों चल सकती है। जाहिर है महीनों से चल ही रही होगी, वो बोला, लेकिन अब इसका शहर में देखा जाना खतरनाक होगा। सखी मुराद के मुहाफिजों ने नंबर के साथ इसका मॉडल वगैरह भी ज़हन नशीन कर लिया होगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये इस रास्ते में इस गाड़ी का पहला सफर है और वापसी में आखिरी सफर होगा। ये चोरी की गाड़ी है और इस वक्त जाली नंबर प्लेट पर चल रही है। हमारे स्टेशन 4 पहुंचने के बाद मेरा कोई आदमी इस गाड़ी को असली नंबर प्लेट के साथ शहर में लवारिस छोड़ देगा और ये जल्द ही अपने असल मालिक तक पहुंच जाएगी। कपड़े के कामों में मैं बहुत मोहतात रहता हूँ। वक्त के एतबार से वो सफर चंद मिनट से ज्यादा तवील नहीं था, लेकिन कच्चे और नाहमवार रास्ते की वजह से यूं महसूस हो रहा था जैसे हम घंटों से इसी हालत में सफर कर रहे हो। खुदा खुदा करके मगरब में डूबते हुए सूरज की कमजोर नारंगी शुआओं में इन बैरकों के हैवले नजर आने लगे जिन्हें स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने आबाद किया था। शहर शहरी सहूलतों और आबादी से दूर इस वीराने में वो लोग खामोशी और इस्तकामत से मुल्को कौम की बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। लुत्फ की बात ये थी वो जो कारनामे अंजाम देते थे इनका चर्चा नहीं होता था, और अगर कभी किसी मजबूरी की वजह से कोई खबर बाहर निकल भी जाती थी तो STF के वजूद की राजदारी बरकरार रखने के लिए इस कारनामे का सेहरा फौरन किसी और के साथ मंड दिया जाता था। बैरक नजर आते ही मुझे अपनी बेआरामी के एहसास पर नदामत होने लगी। वो लोग शबो रोज इसी मुशक्कत से दो चार थे और मैं चंद मिनट के एक ही सफर में बेजार हो गया था। करीब पहुंचकर मेरी सारी कोफ्त और कल्फत एक ही बेनाम सी खुशी में डाल गई। इन बैरकों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि चंद महीने पहले वो वीरान और गैर आबाद रहे होंगे। इन पर ताजा चूने की चमक इस वक्त भी बरकरार थी। सादा कपड़ों और सफेद बनियानों के साथ खाकी पतलूनों में मलबूस चाको चौबंद लोगों की चहल पहल वहाँ जंगल में मंगल का समा बांध रही थी। जमीन पर चूने और पत्थरों की मदद से रास्ते और हिस्से बनाए हुए थे। ऐसे ही एक बड़े मुस्ततील में यूनिट 4 की गाड़ियां तरतीब के साथ कतार में खड़ी हुई थी। अव्वल खान रास्ते में इशारों से अपने आदमियों के सलाम कबूल करता हुआ दरमियानी बैरक तक पहुंचा और वहां गाड़ी रोककर नीचे उतर आया। इसके जाती अमले के 3 अफराद फौरन इसके पास आ पहुंचे। अव्वल खान इन्हें सखी मुराद के बारे में हदायत देकर बरामदे से गुजरकर अपने दफ्तर में चला गया। हम दोनों इसके पीछे थे। अव्वल खान के दफ्तर में फोन और बरकी आलात के साथ बल्ब वगैरह देखकर मैं हैरान रह गया और इस बारे में सवाल करने से बाज न रह सका। हंगामी जरूरतों के लिए हमारे पास मोबाइल जनरेटर भी है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले हाई टेंशन लाइनों से छोटे मगर ताकतवर ट्रांसफार्मर के जरिए हमारी जरूरियात पूरी की जा रही है। ये काम महंगा और खतरनाक है मगर नागजीर भी है। फोन के लिए हमें वायरलेस सिस्टम के जरिए 2 लाइनें मिल गई हैं जो काम चलाने के लिए काफी हैं। खंभों और तारों का जाल न होने की वजह से ये सहूलतें किसी को भी उलझन में डालने के लिए काफी हैं। अव्वल खान ने अपनी कुर्सी संभालकर बताया, हमारे लिए शहर के मुकाबले में ये जगह हर तरह बेहतर और महफूज है। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना संजीदगी से कहा, शहर वाली इमारत पर तो आए दिन हमले होते रहते थे, यहाँ कोई नहीं फटक सकता। यहाँ से सुपर हाईवे तक हमारे 3 आदमी हर वक्त निगरानी पर रहते हैं, लेकिन आजकल जैसे दुश्मनों से पाला पड़ा हुआ है वो गन शिप हेलीकॉप्टरों के जरिए मुख्तसर से हमले से सब कुछ फना कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, K9 जैसा मिशन इधर का रुख भी कर सकता है, मैंने कहा। अव्वल खान मुस्कुराकर रह गया और अपनी कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगा। अपनी जोजा को फोन करके कामयाबी की इतला दे दो। सुल्तान शाह ने मुझे याद दिलाया, सखी मुराद के नाम की इतनी धूम है कि वो बेचारी परेशान हो रही होगी। अपनी बहन के लिए तुम्हारी परेशानी काबिल फहम है। मेरे जवाब ने इसे नादम सा कर दिया। अव्वल खान ने फोन मेरी तरफ सरका दिया और खुद इंटरकॉम पर किसी से बात करने लगा। तुम कहाँ पहुँचे हुए हो? वीरा ने फोन पर मेरी आवाज पहचानते ही सवाल दाग दिया। दूसरी घंटी पर इसी ने फोन उठाया था। हालात किस रुख पर जा रहे हैं? सब ठीक है। हम जिस मेहमान को लेने गए थे इसे किसी दिक्कत के बगैर अपने साथ ले आए हैं। हम इस वक्त अव्वल खान के साथ इसके दफ्तर में बैठे चाय के मुंतजर हैं। मैंने कहा, वहाँ तुम्हें चाय ही मिल सकती है, यहाँ होते तो ऐश कर सकते थे। मैंने अभी शाम का पहला गिलास तैयार किया है। तुम्हारे नाम का भी
एक पी लूंगी। वीरा इस वक्त खुशगवार मूड में मालूम होती थी। गजाला को बुलाओ, मैं इससे बात करनी चाहता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। हैरत की बात है कि तुम्हारे घर पर न होने के बावजूद वो गुस्ल कर रही है। वीरा, मैंने गुर्रा कर कहा, बाज औकात तुम बेहूदगी पर मायल होने लगती हो। अगर तुम गुस्ल को बेहूदगी समझते हो तो मैं अभी गजाला को बाहर बुलाए लेती हूँ। उर्दू के 10-5 मुहावरे सीख कर तुम हर एक से उलझने लगी हो। मेरी अतालवी उर्दू से कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि जफर के रूप में मैंने ही अल्बर्टो वेलिसा की मौजूदगी दरियाफ्त की थी, वरना वो आज भी अव्वल खान की जगह विराजमान होता। गजाला को बता देना कि हमारी वापसी में देर भी हो सकती है। मैंने बात मुख्तसर करनी चाहिए, मगर वीरा ने फौरन ही जहांगीर का जिक्र छेड़ दिया। वो कह रही थी, तुम्हारे जाने के बाद इसके 3 फोन आ चुके हैं। इसके कैदी को फौरी फोर्स वाले ले गए थे। इसने इन्हें अपने फ्लैट का एक कमरा दे दिया है। फिलहाल वहाँ एक ही रह रहा है। दूसरा कैदी को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ पहुँचेगा। वो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, हो सके तो इसे फोन कर लेना। इसका कैदी भी यहीं आने वाला है या आ चुका है, इसे भी देख लूंगा। वो आ चुका है। अव्वल खान ने मेरी बात सुनकर लुकमा दिया। वो इंटरकॉम पर गुफ्तगू से फारिग हो चुका था। अव्वल खान कह रहा है वो आ चुका है। वीरा ने मेरी तौसी जरूरी समझी। इसका जवाब मैंने भी अभी सुना है। मैंने तलख लहजे में कहा, मेरी निगाह में जहांगीर का कैदी बहुत अहम है। पहले इसी की झाड़ पूंछ कर डालूं। अगर वो रास अलमेडा का आदमी निकला तो समझ लो कि हमारे इर्द गिर्द कोई बहुत भयानक मुसीबत मंडला रही है। वो अकेला जहांगीर के घर से वाकिफ नहीं रहा होगा, इसके साथियों को भी इसका इल्म होगा। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने इस पहलू पर सिरे से गौर ही नहीं किया था। इसकी वापसी न होने पर इसके मुश्तिल साथी जहांगीर के घर पर दावा बोल सकते थे। ऐसे किसी नए वार को सहारना जहांगीर के बस से बाहर होता। मैंने सोचा कि इसने STF वालों को अपने फ्लैट में जगह देकर अच्छा ही किया था। ये सब पहलू मेरी नजरों में है। मैंने इसकी पूर्व अंदेशी की तारीफ करने की बजाय खुश्क लहजे में कहा, जहांगीर के साथ हमें भी खतरात लाहक हो सकते हैं। अगर ये रास अलमेडा का चक्कर है तो वो आदमी मेरा सुराग हासिल करने के लिए जहांगीर के घर में घुसा होगा। इतनी ना पी लेना कि रात गए कोई हंगामा हो तो बेखबर सोती रहो। फिक्र न करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं खुद को गजाला का सरपरस्त तस्वर करती हूँ। कोई अहम बात हो तो यहीं फोन कर लेना, मैं जहांगीर से बात कर लूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।